नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो में, जिसका नाम है सेहत आपकी। रखते हैं ख्याल हम आपकी सेहत का और लेकर आते हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विभिन्न विषयों पर करते हैं चर्चा और लेकर आते हैं हर बार एक नया विषय। इसी क्रम में आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। जी हाँ, और आज का हमारा विषय है आर्थराइटिस यानी गठिया। जी हाँ, गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में जोड़ों में दर्द और सूजन की प्रॉब्लम्स रहती हैं और अगर इसका समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये गंभीर रूप भी ले सकती हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो बुजुर्ग वर्ग में देखने को मिलती है, लेकिन आजकल की आप लाइफस्टाइल कहें या कुछ भी, आजकल हर वर्ग के लोगों में, हर उम्र के लोगों में गठिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे गठिया क्या है, क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, साथ ही किन सावधानियों को अपनाकर हम गठिया जैसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी जानकारियां लेकर हम उपस्थित हैं आज के अपने इस अंक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आइए सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीपी गुप्ता, अस्थि रोग विशेषज्ञ, लोक बंधु हॉस्पिटल से। डॉक्टर गुप्ता, आपका कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर महबूब सलाम, यूनानी चिकित्सक। डॉक्टर महबूब, आपका भी हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम होता है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स इस प्रकार हैं। हमारे नंबर्स हैं 0522 4015 एक और नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-220-5756। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और हमें आपकी कॉल का है इंतजार। फिलहाल हम चलते हैं आज के अपने विषय की ओर और आज का हमारा विषय है आर्थराइटिस और हमारे साथ है डॉक्टर जीपी गुप्ता। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे गठिया क्या है और ये किस प्रकार की बीमारी होती है? गठिया शरीर के जोड़ों की वह बीमारी है जिसके कारण कई हैं, बच्चों से लेकर वयस्क से लेकर बुजुर्गों तक, सब में अलग अलग कारण होते हैं, जिसमें जोड़ों की सूजन हो जाती है, जिससे जोड़ में दर्द होता है, वो सूज जाता है, उसमें स्टिफनेस, जकड़न पैदा हो जाती है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, कमजोरी हो जाती है और मरीज आमतौर से दर्द से इतना परेशान होता है कि वो अपनी दिनचर्या करने में असमर्थ होता है। जी, गठिया की बात करें डॉक्टर महबूब सलाम, तो हम जानना चाहेंगे इसके कारण क्या हो सकते हैं? गठिया के कारण जानने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो जोड़ हैं, उसकी रचना कैसे हुई है। जी जी बिल्कुल। तो वो आम जन के समझ में, आम जन तो गठिया बोलते हैं, लेकिन उसकी रचना कैसे हुई है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उसकी रचना के अंदर, गठिया के। उसके अंदर एक तो लिगामेंट्स होते हैं, एक डोर जैसी चीज होती है जो बांधे रहती है, जोड़ों को जोड़ के रखती है और फ्लेक्सिबल बनाती है। दूसरी चीज उसके अंदर होती है एक जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के ऊपर एक तरह से कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, और उसके बीच में एक चीज होती है साइनोवियल फ्लूइड। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है और उनका एक संतुलित मात्रा में, जैसे एक आमतौर से हम देखते हैं, अगर मिसाल ले ली जाए जॉइंट्स की, जस्ट लाइक शॉकर। गाड़ी के अंदर हम आमतौर से एक जनता समझ सकती है कि गाड़ी के अंदर शॉकर किस तरह से शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो उसमें अगर कमी आने लगती है इस तरह से कि कार्टिलेज में कोई कमी आ गई तो उसके नतीजे में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से एक किस्म होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, वो जनरली साइनोवियल फ्लूइड्स जो होता है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है जिसके कारण से उसके अंदर सूजन आने लगती है। तो ये मेन कारण उन पदार्थ का कमी होना या कार्टिलेज के अंदर टियरिंग वेयरिंग होना, कोई चोट लगना के कारण होती है जनरली। और जहां तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ताल्लुक है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है कॉमनली वुमेन के अंदर देखा जाता है। तकरीबन हम शायद इंडिया के 15% पॉपुलेशन जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मुतासिर है। जी। और
और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि आमतौर से लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है, और ये बूढ़ों के अंदर और ओल्ड एज में, ओवरवेट में और स्पोर्ट्स इंजरी के नतीजे में जनरली बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे। और अगर हम प्रकार की बात करें डॉक्टर जीपी गुप्ता, तो कॉमन तौर पे कौन कौन से अर्थराइटिस देखने को मिलते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ये गठिया की प्रॉब्लम? ज्यादातर रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र से रिलेटेड है, ये समस्याएं समाज में बहुत ज्यादा हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड लोगों में होता है, जिसमें जोड़ की चारों तरफ की झिल्लियां में सूजन आ जाती है, उनके जोड़ डैमेज होने लगते हैं और उसके जो लिगामेंट्स हैं जो जोड़ को चलाता है वो टूट जाते हैं और वो जोड़ विकृत हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जो डिजेनरेटिव है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो जनरली बुजुर्गों के या ज़्यादा उम्र के 45-50 से उम्र की ज़्यादा लोगों में ये होता है, और ये इस कारण से होता है कि या तो उनकी हड्डियां पहले से कमज़ोर हैं, या उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया है, या वो दूध का सेवन और सनलाइट जो सूर्य की रोशनी वो विटामिन डी वगैरह का उसका ये नहीं हुआ है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हैं, मोटापा होता है, जिसके कारण वो जॉइंट जल्दी वियर टियर हो जाता है। कुछ स्पोर्ट्स लोग पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स वाले पर्सन या खेलने कूदने वाले लोग, जिनमें कई बार गिरने से या तो उनके लिगामेंट टूट गई, या उनका मेनिस्कस टूट गया, या उनकी हड्डियां टूट गई। अब अगर हड्डी टूटी है तो अगर उन्होंने ऑपरेशन कराया या वो कहीं से ऑपरेशन नहीं कराया, कुछ लोग वैसे ही बिना ऑपरेशन के ही चाहते हैं कि ठीक हो जाए, तो जो उनकी हड्डियां जो जुड़ती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाती हैं। तो जो बोन की जो हमारी जॉइंट है, सरफेस है जो स्मूथ है, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो जब टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां आपस में चलेंगी तो वो रगड़ खाएंगी और वो डैमेज करेंगी तो वो जोड़ में सूजन आएगा, दर्द होगा और वो पूरी तरह से अपने फुल रेंज ऑफ मूवमेंट में नहीं काम करेगा। तो ये उन लोगों में हुआ। लिगामेंट टूट जाता है, लिगामेंट के कारण लिगामेंट जोड़ को अपन बांध कर रखता है, तो जब भी वो चलते हैं तो वो आपस में घर्षण करता है, जिसके कारण से वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर हमें या तो स्पोर्ट्स की मिलती हैं, या रिमेटॉइड मिलती हैं, या ओल्ड एज वाली मिलती हैं। कुछ महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो 45 साल की बाद की उम्र में ये ज़्यादा प्रचलित ज़्यादा होता है महिलाओं में, तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जब कमज़ोर हो गई तो वो घिस जाती हैं जल्दी, और घिस जाती हैं उसके बाद वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, तो वो टेढ़े मेढ़े हो गए तो फिर उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। जी, जैसे कि अभी आपने दो प्रकार के कॉमन तौर पर जो होते हैं गठिया की प्रॉब्लम वो बताइए, इसमें लक्षण क्या क्या अलग अलग दिखते हैं? लक्षण में जनरली जो होता है, जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग मिलेगी, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में थोड़ा सा डिफरेंट हम समझते हैं, हमारे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में नज़र आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में खास करके कोई लॉन्ग बोन इन्वॉल्व ज़्यादा होती हैं और स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, मतलब मूव नहीं करती है जिस तरह से मूव करना चाहिए, चलने में तकलीफ होती है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर थोड़ा सा फीवरिश होता है पेशेंट, फीवर होगा और मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होगी। कलर का भी कुछ कलर जो सरफेस कलर जो होगा, जॉइंट्स का कलर भी थोड़ा सा चेंज होगा, रेडनेस होगा, कभी कभी एक्सट्रीम केसेस के अंदर ब्लूइश सा दिखता है जी। और उसका मिनी टाइम देखा गया है। बाकी जो पैथोलॉजिकल आप तो बहुत आसान है, और RA फैक्टर, NTCCB वगैरह साहब डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में डिटेल, क्या उसकी जांचें वगैरह होती हैं, किस तरह से कराते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमने बात की कि कितने कारण होते हैं गठिया होने के, तो क्या इसमें एक कारण हेरिडेटरी भी हो सकता है? मैं आपको सारे कारण जो है ना, एक से लेकर जितनी भी कॉमन चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये एक जेनेटिक हुआ, एक इम्यूनोलॉजिकल हुआ, ऑटो इम्यून जिसको कहते हैं। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने विस्तृत में मैंने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक होते हैं, मेटाबॉलिक में जैसे गाउट हुआ, सीडो गाउट हुआ, इस तरह के जिसमें यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाते हैं और जॉइंट में चला जाता है तो वो आर्थराइटिस करता है। इसके अलावा सर्काइडोसिस हो गए, SLE हो गए, सिस्टमिक लिपस एरिथमेटोसिस हो गए। एक रीटर्स डिजीज होता है जिसमें आपके लूज मोशन होगा, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होगा और साथ में आँख में इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस होगा, और वो रीटर्स डिजीज की तरह प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को सोरियासिस होता है, उसमें भी आर्थराइटिस होते हैं, तो ये उसका एक जनरल एक कॉमन टर्म हो गया। इसके अलावा एक आर्थराइटिस होता है जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी
बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, वो आगे झुकना पीछे झुकना उसमें मुश्किल होता है, तो वो भी एक तरह से कॉमनली प्रेजेंट करता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने कारण लक्षण जाने, अगर हम उपचार के ऊपर आते हैं तो आप यूनानी चिकित्सा पद्धति से हैं, तो इसमें किस तरह से उपचार किया जाता है? देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है, डिजीज कंसेप्ट हमारा, पहले वो समझने की जरूरत है कि जो यूनानी के कंसेप्ट से अगर हम समझें अर्थराइटिस को, तो हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि अर्थराइटिस जो होता है या तो किसी सिंपल किसी कारण से हो जाएगा, जैसे कि ठंड लगना, ठंड से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, या यूं कह लें कि उसका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है। और टेम्परामेंट के साथ साथ अगर खिल्त हम बोलते हैं इसको, एक तरह से मादा या इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है, उसको हम मादा कहते हैं। मॉर्बिड मटेरियल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ द मॉर्बिड मटेरियल हो जाता है जॉइंट्स के ऊपर, जो अभी अदर टर्म्स में हम बोल रहे थे। तो उसमें हम दो तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो लोकल, सबसे पहले हम उसको लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम इलाज भी तदबीर बोलते हैं कि हम तदबीर करते हैं कि अगर लोकली वो ठीक हो जाए तो दवा खाने से बेहतर है कि हम लोकल ट्रीटमेंट से उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो लोकल ट्रीटमेंट में हम उसको क्या करते हैं, वही हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसको आप फिजियोथेरेपी कहते हैं, और उसके अलावा कुछ लोकल एप्लीकेशंस जिसमें हम कुछ ऑयल्स का, लिनामेंट्स का अप्लाई करवाते हैं। उसके अलावा उस पर हम कुछ शिरोधारा एक हमारी तरकीब है या नुतूल उसको हम बोलते हैं, उसका इरिगेट करते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स को हम बॉयल करते हैं, उसके पानी को धारते हैं जॉइंट्स के ऊपर। तीसरी सूरत ये है कि हम स्टीम फर्मेंटेशन कराते हैं। अगर इससे ठीक बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो साइड बाय साइड हम कुछ हल्की फुल्की एंटी इन्फ्लेमेटरी जो यूनानी की दवाएं हैं वो देते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी। डॉक्टर साहब, 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। हेलो 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 जी। हाँ नजर मैडम, मैं भोपाल से प्रदीप बोल। जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आर्थराइटिस होती है उसमें जेंडर बेस्ड क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है? मेल में किस तरह की होती है, फीमेल में किस तरह की होती है? क्योंकि फीमेल्स में क्या हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादा होता है, प्री मेनोपॉजल स्थिति होती है, पोस्ट मेनोपॉजल होता है, और यंग एज में कौन सी आर्थराइटिस देखने को मिलती है? जी, बहुत जनरल में। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। जी, उनका प्रश्न ये है कि जेंडर प्रॉब्लम मतलब महिलाओं में और पुरुषों में किस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं गठिया में, क्योंकि महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और एज का क्या फैक्टर होता है? देखिए, एज में एक तो जुवेनाइल क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो बच्चों में इफेक्ट करता है। तो ये बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी होती है जिसमें पैर, हाथ और उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और इनका इलाज बहुत आसान नहीं होता है। इसको डॉक्टर के सुपरविजन में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये इसका इलाज पूरी तरह पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है इसमें, अगर ठीक से इलाज किया जाए। महिलाओं में ये ज़्यादा 2 कारणों से होता है। एक तो रूमेटॉइड है जो पहले से ही, मतलब इसकी जो इंसिडेंस है महिलाओं में 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है पुरुषों के कंपैरिजन में, वो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज़्यादा होता है। उसका कारण यह है, एक तो खान पान उनका ठीक नहीं होता, दूसरा एक्सरसाइज वो कम करती हैं, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस वो मेनोपॉज के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्लस उनका सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो इस कारण से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और कमज़ोर हो जाती हैं और प्रेगनेंसी वगैरह से और रिलेटेड उनमें थोड़ी सी वजन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ओबेसिटी ज़्यादा होती है, कॉमनली ज़्यादा होता है। तो इस कारण से उनके जॉइंट्स जल्दी खराब हो जाते हैं लोड पड़ने की वजह से और हड्डियां कमजोर होने से। तो ये अंतर है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी। मुझे उम्मीद है कि प्रदीप जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम है राकेश कुमार। जी राकेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं रीढ़ की हड्डी दर्द होती है आपकी रीढ़ की हड्डी? अच्छा, कब से होती है? ये कम से कम एक महीने से ज्यादा होती है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 है। अच्छा जी, कभी चोट तो नहीं लगी? आपको कभी चोट लगी क्या? कभी चोट नहीं लगी है। अच्छा, एक बार मैं पत्थर गिर गया था। अच्छा अच्छा, कब गिरा था? ये तो बहुत कम से कम 8-10 साल हो गए जी। अब महसूस होता है। अच्छा 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 जी। राकेश जी का देखिए, रीढ़ की हड्डी
गर्दन की हड्डी, पीठ की हड्डी, पीठ के नीचे कमर की हड्डी और सबसे नीचे सैक्रम, उसके नीचे कॉक्सिस, ये पूरी स्पाइन होती है जो 31 हड्डियों से बना होता है। गर्दन की जो पेन होती है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। उसमें उम्र कई कारणों से अगर उसकी स्पॉन्डिलाइटिस, उसके पेन हो गया, अगर वह बीमारी हो गई तो वो गर्दन में पेन करेगा। वैसे ही रीढ़ की हड्डी में जो अपर हिस्सा जो हमारे चेस्ट के पीछे बैक साइड में, ये थोरैसिक स्पाइन है। इसमें जनरली पेन तभी होता है जब या तो उसमें इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूबरक्लोसिस हो जाए। कई बार ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से या चोट की वजह से ज़्यादातर ये थोरैसिक स्पाइन में पेन होता है। उसके नीचे आती है जो कमर से ऊपर वाली है लंबर स्पाइन। इसमें जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप की जो डिजेनरेटिव चीज़ें हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, वो होती हैं। तो ये पोस्चर की गड़बड़ी के कारण से, जैसे हम बैठ के कोई काम कर रहे हैं, ज़्यादा आगे झुक के काम कर रहे हैं, या हमने एक्सरसाइज नहीं किया, या हमारे वही हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उन लोगों में या तो वो बोन जो वर्टिब्रा होती है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप करके थोड़ी आगे आ जाती है या थोड़ा पीछे आ जाती है, तो वो पेन होता है। या उसमें नए ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं जो रगड़ खाने की वजह से वो पेन करता है। और जो सबसे नीचे की हड्डी है वो कॉक्सिस होता है, टेल बोन उसको कहते हैं। अगर आप किसी सख्त जगह पे बैठे हैं तो आपको पेन होगा, आप खड़े होंगे तो वो पेन नहीं होगा। तो सर आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? इनको डॉक्टर से परामर्श लेना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा कि कहाँ दर्द है, कब से दर्द है, वो एक्सरे करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। और अब हम बात कर रहे हैं सावधानी और उपचार की, और डॉक्टर साहब से हम पूछ रहे थे कि किस तरह से उपचार है यूनानी चिकित्सा विधि में। यूनानी चिकित्सा में इसका उपचार अभी मैंने बताया कि हम 2-3 तरीके से करते हैं। पहले तो हम इलाज भी तदबीर को अपनाएंगे, साइड बाय साइड कुछ दवाएं हम देते हैं जो वहाँ की सूजन को कम करती हैं, और उसमें हम स्लाइटली एक्सरसाइज, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज को हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो जॉइंट्स की होती है उसको बताते हैं। और रोमेटाइड्स के लिए और थोड़ा सा ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ डिफरेंस है जी। और इसमें हम कई तरीके के इलाज करते हैं जो हमारा इलाज भी तदबीर का है। इसमें खास करके जैसे मैंने बताया, नुतूल एक तरीका है हमारे यहाँ, इरिगेशन इसको बोलते हैं, कपिंग थेरेपी है जिसको हजामा बोलते हैं, इसी तरह से लीचिंग है, लीच थेरेपी बहुत कॉमन है, बहुत साइंटिफिक उस लेवल पे हो रही है, हम उस पे करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सेंटर है भारत सरकार का। बहुत अच्छी जानकारी। और एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड जी, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा अर्थराइट में क्वेश्चन है, खाने में अर्थराइट में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए या क्या क्या चीजें हम लोगों को खानी चाहिए? जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी हम उपचार की ही बात कर रहे थे और हमारा अगला प्रश्न भी यही था कि किस तरह से परहेज करें, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को गठिया की प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो कारण है गठिया के जी, वो कारण पे ध्यान देना होगा कि हमारी हड्डियां कमजोर हैं, या क्या हमारी हड्डी हम एक्सरसाइज कम करते हैं, या क्या हमें धूप का सेवन हम कम करते हैं, या हमें चोट लगी है। इन सब चीज़ों को पहले हम ध्यान में देंगे तो निश्चित है कि हमें हड्डियों को मजबूत करने के लिए निश्चित है कि हमें या तो दूध का सेवन ज़्यादा करना होगा, साथ में हमें कैल्शियम लेना होगा, साथ में हमें विटामिन डी लेना होगा, साथ में हमें धूप में बैठना होगा। ये तो हमें हड्डियों की मजबूत रखने की बात हुई। तो ये खान पान में चीज़ें हम लिए। अब क्या ना खाएं, तो निश्चित है कि जो वो खान पदार्थ चीज़ें जो हमारे वजन को बढ़ाता है उस चीज़ को हम ना लें। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। उसके अलावा चावल, दही, केला, मछली, ये आमतौर पे देखा गया है कि ये किसी भी पेन को बढ़ाता है, तो ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर गठिया गंभीर रूप ले चुका हो तो क्या कर सकते हैं, या सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है? गठिया में सर्जरी की आवश्यकता तब पड़ती है कि जैसे हम चलने में असमर्थ हों। जैसे हम सपोज हम कम उम्र के हैं जी, 25 साल के, 20 साल के, या 20 से लेके 50-60 साल तक के, तो इस उम्र के हैं, यह उम्र वालों को ज़्यादा चलना पड़ता है, ज़्यादा भागना पड़ता है, ज़्यादा इनको काम करना पड़ता है। तो अगर ये चलने में अगर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलने में असमर्थ हैं तो निश्चित है कि इनका जोड़ बदलना होगा। उसके अलावा जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, अगर वो अपना 4 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन अगर वो बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, या थोड़ा सा टहल नहीं पा रहे हैं, या कोई फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, चलने में उनको दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है,
तो उसमें अब ये देखें कि हमें घुटना बदलना है या हमें हिप जॉइंट बदलना है। कई लोगों का कंधा खराब हो जाता है, कंधा नहीं चला पाते हैं, कंघी नहीं कर पाते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते हैं, तो उसमें हम लोग कंधे का जोड़ भी बदलते हैं। कई लोगों का एल्बो जॉइंट भी खराब हो जाता है, वो पूरी तरह काम नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हम लोग बदलते हैं। और छोटे छोटे जॉइंट्स भी आजकल बदले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि अच्छा स्वास्थ्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है और इसको बचाने के लिए कुछ टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। तो हेल्थ टिप्स में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर महबूब सलाम से कि समय रहते हम किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं। समय रहते डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि हम अपने खान पान को सबसे पहले देखें, अपने लाइफ स्टाइल को चेक करें, हमारी सेडेंटरी लाइफ ना हो, एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, व्यायाम को नियमित रूप से करें और खान पान का ध्यान दें। लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग, खास करके आज के युवा वर्ग को कहूँगा कि वो अपने पोस्चर का खास करके ख्याल रखें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, पोस्चर हम 8-8 घंटे 12-12 घंटे बैठे रह जाते हैं एक ही पोस्चर में, वो भी हमारे लिए हानि करता है। इसी तरह से महिलाएं जो हमारी हैं किचन के अंदर 12-12 घंटे 8-8 घंटे वो खड़े होकर काम करती हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल अमेरिकन तो हो गया है, लेकिन खान पान हमारा प्योरली इंडियन है। तो खान पान को के साथ साथ लाइफ स्टाइल के अंदर भी चेंज आना आवश्यकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों हमें एक और ऐड करना चाहेंगे जी बिल्कुल कि इसमें अल्कोहल, शराब जी, उसके अलावा तंबाकू, ये दोनों मना किया जाता है। अल्कोहल इसके और स्मोकिंग, स्मोकिंग, शराब और धूम्रपान, ये चीजें हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं, हड्डियों को कमजोर करती हैं और ये जोड़ की दर्द को बढ़ाती है। ये तो कतई ना लें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, गठिया से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आज हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंची। हमें उम्मीद है आप सभी लाभान्वित भी हो रहे होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई सुझाव है, कोई प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। और हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में इतना समय दिया, डॉक्टर जीपी गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महबूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप जानते हैं, बेहतर जीवन शैली वाली टॉप स्मार्ट सिटी है अपने उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में